नमस्कार विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर पश्चिमी राजनीतिक विचारों का जो सिलेबस के अंतर्गत दिया गया विचार बिंदु है। आज हम जॉन लॉक के लेखन एवं उनकी जो प्रमुख पद्धति अध्ययन के लिए क्या रही है उसके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। बोहन ने जॉन लॉक के बारे में बताया है, लॉक की विचार प्रणाली में प्रत्येक तत्व व्यक्ति के चारों ओर घूमता है और उसका लक्ष्य व्यक्ति की संप्रभुता को सुरक्षित करना है। जॉन लॉक का जो राजनीतिक दर्शन है वह अपने आप में एक विशेष स्थान रखता है। शास्त्रीय ज्ञान की दृष्टि से हॉब्स श्रेष्ठ था, किंतु राजनीतिक प्रभाव की दृष्टि से लॉक का भी महत्व उनसे कहीं भी कम नहीं है। जॉन लॉक केवल राजनीतिक विचारक और अनुभववादी तत्ववेत्ता ही नहीं, अपितु पश्चिमी यूरोप और अमेरिका की आधुनिक संवैधानिक सांस्कृतिक विचारधारा के निर्माण में भी प्रमुख रूप से स्थान रखते हैं। लोकतांत्रिक दृष्टिकोण की भावना को देखते हुए क्रांति के अधिकारों के संबंध में सहिष्णुता का समर्थन करने वाली बात हो, कार्यपालिका विधायिका के संबंध परस्पर किस तरह होने चाहिए इसका हो, इंग्लैंड में व्हिग दल के क्रियाकलापों पर भी इनके विचारों का प्रभाव पड़ा। 1776 का स्वातंत्र्य घोषणा पत्र लॉक के विचारों का असर पूरी तरह से दिखाई देता है। व्यक्ति स्वतंत्रता की रक्षा की बात हो, उदारवाद की बात हो, तो ये सारी चीज़ें इनके विचारों में मिलती हैं। मानवीय स्वतंत्रता के प्रमुख पहरेदार के रूप में उदारवाद की आत्मा का जो नाम ठीक तरह से दिया वो इनके द्वारा ही दिया गया। एवनस्टीन ने इनके बारे में कहा है, उदारवाद की आत्मा सर्वाधिक श्रेष्ठ रूप में जॉन लॉक में प्रतिबिंबित हुई है। इस तरह हम देखते हैं कि जॉन लॉक का जो बैकग्राउंड है वह अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये थॉमस हॉब्स के बाद इनके विचारों को या अपने वैचारिक दृष्टिकोण में दूसरे स्थान पर आते हैं। जॉन लॉक की जो रचना है उनके बारे में हम देखते हैं। जॉन लॉक की गणना इंग्लैंड के महान लेखकों में की जाती है। उन्होंने राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, शिक्षा दर्शन, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर अर्थात 30 से भी अधिक ग्रंथों की रचना की। राजनीति शास्त्र के संबंध में उनके जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनको हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले है मनुष्य स्वभाव के संबंध में निबंध 1690 में, ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। दूसरा है टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, शासन पर 2 निबंध। फिर है सहिष्णुता पर पहला पत्र, फर्स्ट लेटर ऑफ टॉलरेशन। सहिष्णुता पर दूसरा पत्र, सहिष्णुता पर तीसरा पत्र। ये इस तरह से 3 पत्र टॉलरेंस पे हैं। फिर है शिक्षा के संबंध में कतिपय विचार। अगला है कैरोलिना का मौलिक संविधान 1692। देखिए इन सब ग्रंथों में जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वह है शासन पर 2 निबंध, टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, जो 1690 में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ की रचना की वो अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बाहन लिखते हैं कि दोनों निबंध एक दुनाली बंदूक की तरह हैं, जिनमें एक नली फिल्मर की ओर और दूसरी हॉब्स की ओर निशाना साधे हुए है। पहले निबंध में फिल्मर द्वारा प्रतिपादित राजा के दैवीय अधिकारों के बारे में, उनके सिद्धांतों के बारे में खंडन किया है। दूसरे निबंध में लेवियाथन में हॉब्स द्वारा प्रतिपादित निरंकुशतावाद का विरोध किया है। इस तरह से लॉक के ग्रंथ का उद्देश्य निरंकुशतावाद के आधारों पर खंडन करना
और यह सिद्ध करना कि 1688 की रक्तहीन क्रांति से राजा विलियम को प्राप्त राजसत्ता जनता के सहमति पर आधारित थी। इस तरह से इनके विचारों को हम लेखन की दृष्टि से देखते हैं। विभिन्न परिस्थितियों के माध्यम से भी इनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा और उनको इस तरह से एक स्वरूप की दृष्टि से हम देखते हैं तो निकल के आते हैं। इनके जो विचार हैं वह व्यक्ति की उपेक्षा न करके व्यक्ति के हित की बात करना, ये सारी बातें मिलती हैं। लॉक के सिद्धांत को इसलिए कुछ लोग हुकर और हॉब्स के दर्शन का योग मानते हैं, फिर भी केवल ये इतना ही नहीं है, इससे बढ़कर के भी अपना व्यक्तित्व रखते हैं। अब हम बात करते हैं लॉक के अध्ययन की जो पद्धति है वह पूरी तरह से विवेकवादी है, अनुभववादी है, रेशनल है, एम्पेरिकल है। जॉन लॉक का सामाजिक समझौता सिद्धांत जो दिया गया है उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि रूसो के साथ साथ जॉन लॉक का नाम भी अपने आप में उल्लेखनीय है। लॉक के सामाजिक समझौते का सार है वह निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर वैधानिक राजतंत्र को स्थापित करना और पार्लियामेंट की अंतिम सत्ता को स्वीकार करना। ये वास्तविक तौर से न्यायसंगत भी था। लॉक के समझौता संबंधी विचार हॉब्स के विचारों से मेल नहीं खाते। उसके समझौता संबंधी विचारों की व्याख्या है वह मानव स्वभाव की धारणा, प्राकृतिक अवस्था की धारणा। मानव स्वभाव में लॉक का जो तात्विक विवेचन है वह प्राकृतिक अवस्था हॉब्स की तुलना में काफ़ी अच्छी थी। प्राकृतिक अधिकार दिए गए, जीवन का अधिकार दिया गया, स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार दिया गया, उत्तरदायी सरकार दी गई, जो कि इनके ट्रीटाइजेज ऑन सिविल गवर्नमेंट नामक ग्रंथ में सारी बातें लिखी गई हैं। अब हम देखते हैं कि प्राकृतिक अवस्था जो मानव का स्वभाव था वो हॉब्स की दृष्टि में या तुलना करेंगे तो काफ़ी अच्छा था। मुख्य रूप से जो अवस्था की बात है उसमें जो 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त थे, यहाँ से लॉक को सर्वमान्य रूप से एक बहुत बड़ा दार्शनिक माना जाता है कि जीवन का अधिकार सबसे पहले इन्होंने बात कही। राइट टू लाइफ, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लिबर्टी, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। इसको हम शॉर्ट में एल जिसको बोलेंगे हम जीवन का अधिकार, लाइफ और लिबर्टी और प्रॉपर्टी, 3 चीज़ हैं इसमें मूल रूप से। आत्म संरक्षण की दृष्टि से मनुष्य की प्रबल इच्छा भी रहती है कि भाई जीने का हमें एक अधिकार मिलना चाहिए जीवन का। बुद्धि संगत कार्य करने की जो विशेष अधिकार या उद्देश्य पूर्ति के लिए जो बताए गए हैं। अपना जीवन सभी को प्रिय होता है, उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी भी स्वयं की होती है। फिर है स्वतंत्रता के अधिकार। इसमें हम देखते हैं लॉक के शब्दों में प्राकृतिक नियमों के द्वारा स्थापित नैतिक व्यवस्था के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को नैतिक सीमाओं में रहते हुए अपनी स्वतंत्रता के उपभोग करने का प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है। फिर देखते हैं हम संपत्ति के अधिकार के बारे में कि संपत्ति का जो अधिकार है वह लॉक के द्वारा किस तरह से दिया गया है। लॉक ने जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के साथ साथ जिस चीज़ को मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, शारीरिक श्रम के द्वारा जो प्राप्त किया जाता है, उसका जो प्राकृतिक अधिकार है, उसमें बताया कि ईश्वर ने भूमि और उसकी सभी वस्तुएं सब व्यक्तियों को सामूहिक रूप से प्रदान की हैं। व्यक्ति का शरीर ही उसके पास ऐसी संपत्ति है जिस पर उसका एकमात्र अधिकार है। जब व्यक्ति अपने शारीरिक श्रम को ईश्वर प्रदत्त सामूहिक वस्तुओं के साथ मिश्रित करता है तो वह अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बना देता है। अर्थात लॉक के अनुसार श्रम के माध्यम से व्यक्तिगत संपत्ति का निर्माण होता है। खुद का किया गया श्रम ही संपत्ति है। सेवान ने लिखा है यह एक ऐसा अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति है वह अपने व्यक्तित्व के अभिन्न भाग के रूप में समाज में लेकर के आता है।
तो इस तरह से सामाजिक समझौते के अंतर्गत जो 3 तरह के अधिकार बताए गए हैं वे अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और इसी में जब हम देखते हैं कि पहले समझौते द्वारा समाज के जो अधिकार व्यक्तियों ने सौंपे वे समाज द्वारा दूसरा समझौता होने पर सरकार को प्रदान कर दिए जाते। सरकारी समझौते में चूंकि सरकार भी एक पक्ष होती है, अतः उसके ऊपर समाज द्वारा कुछ शर्त लगा दी जाती हैं। तो इस प्रकार लॉक ने एक सीमित व उत्तरदायी लिमिटेड एंड रेस्पॉन्सिबल सरकार की कल्पना की थी। तो यहाँ देखिए लॉक पूरी तरह से समाज के बीच में, जनता के बीच में, नागरिकों के बीच में आ गया है, जो अधिकारों की बात करने लग गया। ये सारी बातें हॉब्स के चरित्र में कहीं भी दिखाई नहीं देती थी। और यहाँ पर सीमित एवं उत्तरदायी सरकार की भी बात लॉक के द्वारा की गई। समझौते की इन्होंने विशेषताएं भी कई बताई, जैसे व्यक्तियों की सहमति पर आधारित होगा, समझौता एक बार हो जाने के बाद कभी रद्द नहीं हो सकता, अर्थात एक बार समझौता हो जाने के बाद उसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। लॉक के अनुसार जिसने इस समझौते को स्वीकार कर लिया उसे प्राकृतिक दशा में लौटकर जाने की कभी स्वतंत्रता नहीं है। फिर है समझौता है जिसे प्रत्येक पीढ़ी को मानना चाहिए, क्योंकि जन्म के समय कोई भी व्यक्ति किसी देश या सरकार के अधीन नहीं होता। फिर लॉक ने सामाजिक समझौते में व्यक्ति को अपने केवल कुछ ही अधिकारों को परित्याग करने की बात कही है, अपने सभी अधिकारों का परित्याग नहीं करना, प्राकृतिक कानून की व्याख्या करने, उसे कार्य रूप देने, उल्लंघनकारी को दंड देने के अधिकार, वह अपना अधिकार किसी एक व्यक्ति को नहीं समस्त जन समुदाय को सौंपता है। अर्थात अधिकार वैयक्तिक धरातल से हटकर संपूर्ण राजनीतिक समाज में निहित हो गए हैं। अब यहाँ अंग्रेजी वर्जन के हिसाब से हम देखते हैं, इनको अगर ध्यान में रखा जाए बच्चों के द्वारा, तो वह जब उत्तर हम लिखते हैं परीक्षा में तो इससे एक प्रभावी उत्तर का निर्माण होता है, जो हमें अच्छे अंक दिलाने में, अन्य बच्चों की अपेक्षा सबसे आगे ले जाने में सहयोगी प्रदान होता है। तो ये इसमें जो इन्होंने जो दिए हैं, वेपर ने दिया है, वेपर ने लिखा है इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू विच ऑल मस्ट कंसेंट। फिर वेपर पॉलिटिकल थॉट में लिखते हैं, दूसरा वाला जो सेंटेंस है, इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट विच वंस मेड इज इररिवोकेबल, he who has signed it can never again be in the liberty of the state of nature। फिर अगला है it is a contract to which each generation must consent, for a child is born a subject of no country or government। जो हमने 3 बातें कही थी ऊपर, उनका ही ये अंग्रेजी में अनुवाद है। फिर अगला है द कॉन्ट्रैक्ट they make is one in which mean give up some but not a horse would have it all of the right the possessed in the state of nature। वेपर ने अपने इस तरह से उद्धरणों के माध्यम से, कोटेशन के माध्यम से इनको यहाँ व्याख्या के रूप में लिया है। तो ये इस तरह से आज का व्याख्यान हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।